तो बच्चों लास्ट क्लास में देख लेते हैं एक बार क्या किया था हमने। तो काइनेटिक्स जस्ट स्टार्ट ही किया था। काइनेटिक्स पढ़ने की इंपॉर्टेंस देखी थी कि थर्मोडायनामिक्स में हमने पता चल गया कि फिजिबिलिटी कैसे देखते हैं, इक्विलिब्रियम में एक्सटेंट कैसे देखते हैं, और काइनेटिक्स में स्पीड कैसे देखते हैं किसी रिएक्शन की। तो रिएक्शंस फास्ट थी, कोई स्लो थी, कोई मॉडरेट थी। उसके बाद रेट बताते कैसे किसी केमिकल रिएक्शन का, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी लगा के, चाहे आप वो रिएक्टेंट की टर्म्स में बताओ, चाहे वो आप प्रोडक्ट की टर्म्स में बताओ। उसके बाद टाइप्स ऑफ रेट्स थे, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट निकालना बहुत इजी था, सिंपली डेल्टा सी बाय डेल्टा टी कर दो, जो जो अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट हम डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाल सकते, हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही जो है इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए। तो उसके लिए जो कर्व आता है ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, इसकी स्लोप चाहिए होती है हमें उस टेंजेंट पे जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें रेट निकालना है इंस्टेंटेनियस। तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करके उसकी स्लोप फाइंड करके हम इसको कैलकुलेट करते थे। उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट था कि रिलेशन बिटवीन रिएक्शन रेट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। अब जैसे ये कोई रिएक्शन थी तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 वाज माइनस डी N2 बाई डी टी, रेट ऑफ disappearance of H2 is minus DH2, rate of appearance is DNH3 by dt पॉजिटिव में और रिएक्टेंट्स वाले नेगेटिव में। उसके बाद ये आपस में इक्वल होते नहीं है, इन्हें इक्वल बनाया जाता है बाय डिवाइडिंग बाय स्टोइकियोमेट्री। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड, यहाँ पे भी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड। अब ये तीनों जो है वो आपस में इक्वल बनते हैं। ऐसे ही किसी जनरल रिएक्शन के लिए देखा था, ऐसे ही किसी जनरल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, स्टोइकियोमेट्री से सबको डिवाइड करके। फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट देखे थे। फैक्टर्स क्या क्या थे, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट, और अगर कोई गैसेस इन्वॉल्व है तो प्रेशर, फोटोकेमिकल के लिए लाइट या फिर रेडिएशन या फिर पीएच। रेट लॉ हमने फिर स्टार्ट किया था। रेट लॉ क्या बताता है, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कि कितना सेंसिटिव है कोई रिएक्टेंट टुवर्ड्स रेट। तो रेट होता क्या है, रेट लॉ कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर, और ऑर्डर ऑर्डर नेक्स्ट स्लाइड में था। तो ये डिफरेंशियल रेट लॉ था जब रेट कांस्टेंट इन्वॉल्व था, और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन था तब रेट लॉ उसको बोल रहे थे। रेट कांस्टेंट की यूनिट देखी थी, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और पर सेकेंड। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर से ही चेंज होता है, कॉन्सेंट्रेशन से उसका कोई भी रिलेशन नहीं था। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बता रहा था कि कोई पर्टिकुलर रिएक्टेंट जिस पावर में रेज्ड है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट कितना उसका चेंज होगा। तो ऑर्डर कैन बी जीरो, ऑर्डर कैन बी होल नंबर, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट। फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस देखी थी जो मल्टीपल स्टेप्स में हो रही थी। एलिमेंट्री रिएक्शन, एक स्टेप को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एक स्टेप वाली रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन, और उसमें मॉलिक्यूलैरिटी भी डिफाइन करी थी कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कोलाइडिंग एक साथ। तो अगर कोई एक ही कोलाइड कर रहा है तो यूनिमॉलिक्यूलर, दो के साथ बाय और तीन के साथ ट्राई, तीन से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट हमने देख ली थी अलग अलग ऑर्डर के लिए, 0 के लिए आई थी, 1 के लिए आई थी, 2 के लिए आई थी। यूनिट्स जो है हमने कल देख ली थी। तो आज की क्लास में हम इस क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करेंगे। फॉर अ रिएक्शन A+3B गिविंग प्रोडक्ट, रेट दे रखा है ये, एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन B माइनस dB बाय dt के टर्म्स में क्या रहेगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सब।
इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दो। ओके, तो क्या दे रखा है हमें, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर बी और रिएक्शन ए प्लस थ्री बी। तो अगर हम इसको उस एक्सप्रेशन में लिखें रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस में, तो माइनस डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री डी बी बाई डी टी। तो अगर इसकी जगह पे हम माइनस वन बाय थ्री डी बी बाई डी टी लिख सकते हैं, तो डी बी बाई डी टी क्या हो जाएगा, यही पूछा है, डी बी बाई डी टी ही पूछा है। तो ये थ्री उस साइड अगर चला जाएगा तो थ्री टाइम्स ऑफ के ए स्क्वायर बी, ऑप्शन सी। थ्री टाइम्स ऑफ के ए स्क्वायर इंटू बी, ऑप्शन बी, सॉरी सी। पहले इस एक्सप्रेशन में लिख लिया करो तो सॉल्व करना आसान रहे। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। ओके अंशिका, तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया अंशिका, ये था क्लास वर्क का डीपीपी, माइनस डीबी बाई डी पूछा था और ये जो है गिवन था। तो पहले इस रिएक्शन से हमने ये एक्सप्रेशन लिख लिया, माइनस डी ए बाई डी टी इज वन बाई थ्री डीबी बाई डी टी। उसके बाद ये चीज हमें गिवन थी, डीबी बाई डी टी के टर्म्स में हमें बताना था। तो डीबी बाई डी टी के टर्म्स में माइनस वन बाय थ्री इसको पुट कर सकते हैं, तो डीबी बाई डी टी के टर्म्स में क्या हो जाएगा, थ्री को राइट हैंड साइड ले जाओ तो थ्री के इंटू ए स्क्वायर बी। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। रिएक्शन दे रखी है 2NO plus Cl2 giving 2NOCl, second order in NO and first order in Cl2. Volume is 2 decimeter cube. NO के 5 मोल, Cl2 के 2 मोल एक साथ मिक्स करें। Initial rate was this. Then what will be the rate when half of chlorine has reacted? पहले रिएक्शन लिखो, क्या क्या गिवन है वो लिखो, फिर उस हिसाब से क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। क्या क्या गिवन है, क्या रिएक्शन है, कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। ऑर्डर गिवन है तो उससे आप रेट लॉ भी लिख सकते हो। रेट लॉ तो लिखा होगा आपने। रेट इज इक्वल टू के एनओ और Cl2। अब इनके ऑर्डर क्या क्या दे रखे हैं, सेकेंड ऑर्डर इन NO और Cl2 के साथ में फर्स्ट ऑर्डर। ये आ गया हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ। वॉल्यूम दे रखी है 2 डेसीमीटर क्यूब, 2 डेसीमीटर क्यूब इज 2 लीटर्स। अब 5 मोल NO के दे रखे हैं और 2 मोल Cl2 के दे रखे हैं। तो एक बार मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख रही हूँ, 2NO plus Cl2 गिविंग 2NOCl। 5 मोल इसके गिवन है, 2 मोल इसके गिवन है।
और फिर क्या कह रहा है, इनिशियल रेट वाज 2.4, मतलब जब ये 5 मोल था और जब ये 2 मोल था तब रेट था 2.4। अब बताना है कि जब आधा क्लोरीन रिएक्ट कर जाएगा तब क्या रेट होगा। तो एक बार ये देख लेते हैं कि जब ये चीज थी तब क्या था, 5 मोल NO और 2 मोल Cl2 के। अब हाफ ऑफ Cl2 रिएक्ट कर गया, मतलब 2 मोल में से 1 मोल जो है रिएक्ट कर गया, तो 2 - 1 हाफ रिएक्ट कर गया। तो NO कितना रिएक्ट करेगा, स्टोइकियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर एक Cl2 के साथ 2 NO रिएक्ट करते हैं, तो मतलब एक Cl2 के साथ 2 NO रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी अगर एक कम होगा तो 2 यहाँ से कम होंगे, तो 5 - 2, यहाँ 3 बचा, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल्स इसके फॉर्म हो जाएंगे। पहला तो यही लगा है स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट कि आधा उसमें से कम हुआ तो कितना कितना हमारे पास बच गया। तो जब इतना इतना हमारे पास बच गया, उस टाइम जो रेट है वो हमें बताना है। और जब इतना इतना था, 5 था और 2 था, उस टाइम हमें रेट जो है गिवन है, इस टाइम हमें रेट गिवन है, इस टाइम हमें रेट बताना है। अब थोड़ा हिंट दिया मैंने, अब थोड़ा सोच के देखो। रेट लॉ भी है हमारे पास, वॉल्यूम भी है हमारे पास, मोल्स भी है हमारे पास, तो हम कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं। रेट भी है हमारे पास एक चीज का, दूसरे का हमें बताना है। क्या इतना आप समझ पा रहे हो कि हमारे पास ये रेट लॉ है, रेट इज इक्वल टू K इंटू NO स्क्वायर और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन 1। इस चीज का हमें रेट दे रखा है, जब इनिशियल उसका 5 और 2 था, वॉल्यूम दे रखा है, मोल्स पता है, तो हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं मोल बाय वॉल्यूम करके। तो दोनों की हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, रेट हमें पता है, तो क्या हम उससे रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट जो अगर हम फाइंड कर ले तो हम उसको इस वाले एक्सप्रेशन के लिए पुट कर देंगे ताकि हमारा रेट जो है आ जाए। तो अगर हम फर्स्ट वाले के लिए, मतलब इनिशियल वाले के लिए रेट कांस्टेंट निकाल रहे हैं, रेट अपॉन NO का स्क्वायर और Cl2, ये है रेट कांस्टेंट। ये दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ले गए अगर, तो क्या हो जाएगा, ये रेट दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO कितना है, मोल्स 5, वॉल्यूम कितनी है 2, तो मोल्स बाय वॉल्यूम 5/2 का स्क्वायर। Cl2 के मोल्स 2, वॉल्यूम 2, 2/2 की पावर 1, ये 1 हो गया। तो क्या हो गया, ये 2.4 इंटू 10⁻³ अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25। ये आ गई रेट कांस्टेंट की वैल्यू। अब रेट कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट रहता है, सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है। तो सेकंड वाले के लिए, मतलब इस वाले के लिए जब 3 मोल और 1 मोल थे, इसके लिए भी हम यही वैल्यू रख सकते हैं के की। तो वैल्यू रखते हैं, रेट हमें फाइंड करना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई, NO की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और Cl2। रेट लॉ तो वही रहने वाला है, तो रेट कांस्टेंट 2.4 इंटू 10⁻³ इंटू 4/25। NO की कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स कितने बचे हैं 3, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वही 2 लीटर्स, इसका स्क्वायर। Cl2 के मोल्स कितने बचे हैं 1, वॉल्यूम 2 लीटर्स। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास रेट की वैल्यू। ओके बाकी सबको आ गया समझ। ओके बेटा, तो इसमें हमें यही हिंट लेना था कि हमें 2 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस निकालनी थी, उनके लिए रेट निकालने थे।
तो रेट कांस्टेंट जो है वो तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, तो फर्स्ट वाले की हेल्प से हमने रेट कांस्टेंट निकाल लिया, उसको सेकंड वाले में पुट कर दिया। जब लिख लो तो बता देना। ओके। एक बार ये 2015 का क्वेश्चन ट्राई करो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हायर ऑर्डर रिएक्शंस मतलब तीन से ज्यादा के आर रेयर, क्यों? जो हमने मॉलिक्यूलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन। अभी हमने क्लास की स्टार्टिंग में रिवाइज भी किया था, मॉलिक्यूलैरिटी में क्या बोल रहे थे कि तीन से ज्यादा एक साथ कंबाइन कर जाए। वही रीजन इसका भी है कि हायर ऑर्डर रिएक्शंस इसलिए देखने को नहीं मिलती क्योंकि वो एक साथ रिएक्ट कर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम रहती है कि एक साथ वो कोलाइड करें। ऑप्शन ए, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन, एक साथ वो कोलाइड करें इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, फिर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बन जाते हैं, उनका मैकेनिज्म अलग रहता है। Which one of the following statements is incorrect about order of reaction? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सी ऑप्शन बेटा करेक्ट है। स्टोइक्योमेट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर पे, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि ऑर्डर पे स्टोइक्योमेट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताया सही, ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ये चीज गलत है। ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, कल हमने एग्जांपल भी देखे थे। ऑप्शन डी, ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल इज इनकरेक्ट। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। ऑर्डर डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यस, तो ऑप्शन डी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अब इंटीग्रेटेड रेट लॉस। डिफरेंशियल रेट लॉ हमने देख लिया लास्ट क्लास में, उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो बन जाएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इसको निकालने की जरूरत क्या पड़ी, डिफरेंशियल रेट लॉ काफी क्यों नहीं थे? क्योंकि हमें डायरेक्ट रिलेशन अगर चाहिए रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन का अलग अलग टाइम पे, कि इस टाइम पे कितना है, इस टाइम पे कितना है कॉन्सेंट्रेशन, तो उसके लिए डायरेक्ट रिलेशन हमें ये देता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, डायरेक्ट रिलेशन। तो पहला जीरो ऑर्डर के लिए स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए अगर मैं रेट लिखूं, कोई ए से पी जा रहा है अगर, तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो, यही होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर। तो रेट क्या है, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। अब इंटीग्रेट करने के लिए डी टी को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस डी ए इज इक्वल टू, चलो इसको माइनस को यही ले जा रही हूँ, माइनस के डी टी, डी इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब लिमिट्स लगाएंगे यहाँ पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए, इनिशियल टाइम जीरो, फाइनल टाइम टी। तो ये क्या आएगा, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस जीरो, या फिर ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, या फिर अगर आप ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी ये याद रखते हो तो ये भी ठीक है, ऊपर वाला याद रखते हो तो वो भी ठीक है। तो ये आ गया हमारा जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड
रेट लॉ। तो अगर हमें ये ए की वैल्यू बतानी हो, बाकी सब चीजें हमें पता हो, तो हम निकाल सकते हैं, या फिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू या फिर टाइम की वैल्यू, तो कुछ भी पूछ लेता है वो। इस एक्सप्रेशन में 3 चीजें देके कुछ भी 4th चीज वो पूछ लेगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं ए वर्सेस टी का, ए वर्सेस टी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हम इसको लिख सकते हैं, ये एम एक्स हो गया, ये y हो गया, ये c हो गया। तो y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू के टी, ये इधर जाएगा, a इधर जाएगा राइट हैंड साइड, के टी इधर आएगा, तो माइनस के टी प्लस ए नॉट। तो स्लोप क्या आ गई, माइनस के, और ये इंटरसेप्ट, तो स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव ए नॉट, और स्लोप हो गई माइनस रेट कांस्टेंट माइनस के। ये आ गया ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ग्राफ्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है इसमें, तो मैं यही बोलूंगी, मतलब ये एक्सप्रेशन और ये ग्राफ्स लिख लिया तो आगे चले। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। जनरल एग्जांपल्स इसके क्या है, डीकंपोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेसेस एट हाई कॉन्सेंट्रेशंस। तो होता क्या है, ये गैसेस दिख रही है आपको, ये फॉस्फीन गैस निकल के सरफेस पे, HI गैस गोल्ड के सरफेस पे, अमोनिया गैस प्लैटिनम के सरफेस पे, H2 और Cl2 ये H न्यू मतलब सनलाइट या फिर रेडिएशन इस पे डाल रहे हैं। तो हो क्या रहा है, जो डीकंपोजिशन ऑफ गैसेस हैं मेटल सरफेस पे, क्या होता है, ये मेटल का सरफेस है, डीकंपोजिशन करा रहे हैं गैसेस का, तो गैसेस आके इस सरफेस पे लगती हैं, तो क्या होगा, ये मेटल सरफेस जो है सैचुरेट हो जाएगा एक टाइम के बाद। अगर ये सैचुरेट हो गया गैसेस की वजह से, तो चाहे गैसेस का आप प्रेशर कितना भी चेंज करो, कम करो ज्यादा करो कुछ भी करो, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसी स्पीड से होती रहेगी जिस स्पीड से हो रही थी। इसलिए ये डीकंपोजिशन ऑफ गैसेस आर यूजुअली जीरो ऑर्डर। तो कोई भी आप फिर रिएक्शन कंडीशन चेंज करोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज किससे होता है, टेम्परेचर से। ओके, अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। कोई ए टू पी अगर जा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लिखेंगे, रेट डिफरेंशियल वाला, तो के ए की पावर 1 माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए को इस साइड ले आएंगे, डी टी को उस साइड ले जाएंगे इंटीग्रेट करने के लिए, वही सेम चीज कर रहे हैं, तो माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल टू के डी टी। लिमिट्स लगाते हैं, ए नॉट टू ए, 0 टू टाइम टी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन टू, सॉरी इनिशियल टू फाइनल। तो 1/a का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln a। तो यहाँ पे ln a माइनस ln a नॉट, माइनस बाहर है, इज इक्वल टू के टी। तो इस चीज को ln a माइनस ln a नॉट को हम लिख सकते हैं ln a बाय a नॉट, क्योंकि लॉग की ये प्रॉपर्टी रहती है, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम उनको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस के टी। एक ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ln a बाई a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। उसके बाद अगर आप चाहे ये याद रखना चाहते हो ये भी रख सकते हो, ये रखना चाहो तो ये भी रख सकते हो, वरना अगर हम ये ln हटाए यहाँ से, तो a बाई a नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस के टी। ये भी फर्स्ट ऑर्डर का आ गया। ओके, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का आ गया। और क्या कर सकते हैं, ln को नेचुरल लॉग को लॉग विद बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2.303 लॉग a बाई a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ये भी एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए
आ गया। तो ये तीनों एक्सप्रेशंस आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। उसके बाद अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन को देखें, ln a माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे फिर से ले जा रही हूँ एक बार। तो क्या है, ln a माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, यही एक्सप्रेशन था। अब मैं किसी t1 टाइम की बात कर रही हूँ जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a1 बची है, और किसी t2 टाइम की बात कर रही हूँ जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a2 बची है। तो मैं इस एक्सप्रेशन में अगर दोनों की वैल्यू पुट कर दूं, ln a2 माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस के t1, सेकेंड ln a1 ln a2 माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस के t2। ये दोनों इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिखी। अब क्या करेंगे, 1 माइनस 2 करेंगे। क्या आएगा उससे हमारे पास, ln a1 माइनस ln a2, ln a1 माइनस ln a2 आएगा, उसको ln a1 बाय a2 लिख सकते हैं। ये दोनों टर्म सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब ये बचा, तो माइनस के t1 प्लस के t2, या फिर के इसमें अगर कॉमन रखेंगे तो t2 माइनस t1। तो क्या आ गया, ln a1 बाय a2 इज इक्वल टू के t2 माइनस t1। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो जब आपको दो अलग अलग टाइम पे दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही हो। मतलब T2 पे A2 दे दिया हो, A1 पूछ लिया हो, या फिर A2 पूछ लिया हो A1 देके और T2 T1 देके, तो उस सब केसेस में आप ये वैल्यूज जो है पुट करके इस फॉर्मूला में फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब हमारा ग्राफ रह गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन आई, ln a by a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, a by a नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस के टी और 2.303। तो इसमें से आप किसी को भी y एक्सिस पे, किसी को भी x एक्सिस पे रख के ग्राफ बना सकते हो। t को अगर हम x एक्सिस पे रखें इस इक्वेशन में, तो y एक्सिस पे ln a रख सकते हैं, ln a माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो अगर हम t को x एक्सिस पे रख रहे हैं, ln a को y एक्सिस पे रख रहे हैं, तो फिर से हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ बन जाएगा। ये c हो जाएगा, ये m है, तो स्लोप इस बार नेगेटिव है। ये ln a, ये टाइम t, स्लोप इस बार नेगेटिव है। इंटरसेप्ट इस साइड आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो कुछ ऐसा। इंटरसेप्ट क्या है, ln a नॉट, और स्लोप क्या है, माइनस के। ये हो गए हमारे स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ओके। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, पेरोक्साइड की डीकंपोजिशन, अमोनियम नाइट्रेट की डीकंपोजिशन। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है रेडियो एक्टिव डीके। जो भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हो रही हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं हमेशा। क्वेश्चन में आपको कई बार मेंशन करके नहीं देगा, बोल देगा रेडियो एक्टिव रिएक्शन हो रही है, बताओ इसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो वहां पे आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो करते हैं सारे रेडियो एक्टिव डीके। स्टार बना के लिख लो इस लाइन को। सारी रेडियो एक्टिव डीकेस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो आप। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है, concentration of reactant is decreased from this to this in 20 minutes, then the rate constant of the reaction would be।
फ्रॉम का मतलब क्या है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रही होगी। टू का मतलब क्या है, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रही होगी। ये टाइम हो गया 20 मिनट्स। तो रेट कांस्टेंट आपको बताना। के की वैल्यू क्या लेंगे इसमें, वही तो बताना है आपको, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। जो हमने पीछे एक्सप्रेशन देखा फर्स्ट ऑर्डर का, एल एन ए बाई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, या जो भी आपको याद करने में आसान लग रहा है, तो इसमें से रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें बतानी है। बाकी सब हमें दे रखा है। यही फायदा है इंटीग्रल रेट लॉ का, कि हम इसको ऐसे ही बता पा रहे हैं। ये ऑप्शन गुड। अब इसमें डायरेक्टली पुट कर दी होंगी आपने सारी वैल्यूज। एल एन ऑफ 0.25/1 इज इक्वल टू, के की वैल्यू बतानी थी टाइम 20, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/20, 2.303 लॉग 1, इसको मैं 100 कर दूं तो ये हो जाएगा 1/4, और माइनस अंदर चला जाएगा तो 4 ऊपर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये लॉग 2, और ये 2 बाहर, तो 1/10 इंटू 2.303 इंटू 0.301। इसको सॉल्व करके आपका आ रहा होगा 0.06931 मिनट इनवर्स। गुड। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सारी वैल्यूज पुट करने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, एक बार सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देख लेते हैं। ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे ना यूज करने की जरूरत पड़ जाती है। थोड़ा ग्राफ पता होना चाहिए, थोड़ी इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो 1 मिनट में जल्दी से बस इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को देखते हैं। कोई दो ए जो है वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट पी बना रहे हैं, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। वही चीज करेंगे जो अभी तक करते आए, ए को लेफ्ट हैंड साइड में, डी टी को राइट हैंड साइड में, माइनस डी ए बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी। 1/a² की इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, ए की पावर -2 है ये, तो ए की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस बाहर है अगर, तो ये -2 + 1 माइनस जाके इसको पॉजिटिव कर देगा, तो क्या हुआ, 1 बाय, लिमिट्स लगाएंगे ए नॉट टू ए, 0 टू टी, तो 1/a माइनस 1/a नॉट इज इक्वल टू के टी। ये इक्वेशन आ गई फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। वाई एक्सिस पे 1/a, टी को एक्स एक्सिस पे m, दिस c, तो ग्राफ कैसा आएगा इसका, 1/a, टी, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है, तो कुछ ऐसा, k इज इक्वल टू स्लोप, और इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1/a नॉट। तो बस इतना सा आपको सेकेंड ऑर्डर के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, कि ये उसकी इक्वेशन है और ये उसका ग्राफ है।
ओके ठीक है। तो एक बार ग्राफिकल कंपैरिजन देख लेते हैं तीनों के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए। तो एक बार हम रेट बना के, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का कर्व बना के देखते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम वो टाइम वाला जो अभी तक हमने करे। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का हम जीरो के लिए, फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए बनाए। तो रेट क्या है इसके लिए, के ए की पावर 0। इसके लिए रेट क्या है, के ए की पावर 1। और इसके लिए रेट क्या है, के ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कर्व बनाए अगर रेट का वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, तो कैसा कर्व आएगा, सॉरी ग्राफ कैसा आएगा। जीरो ऑर्डर के लिए रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का कैसा ग्राफ आएगा। स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग क्यों बेटा, ये तो ए की पावर 0 है ना, तो आर इज इक्वल टू के है, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो ये कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ डिपेंड नहीं करता, ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, कोई डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होता है रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। इसके लिए बताओ, इसमें y इज इक्वल टू mx लगा सकते हैं हम, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो कहां से स्टार्ट होगा, अगर कोई इंटरसेप्ट ना हो तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा। ओरिजिन से स्टार्ट होगा, सी की वैल्यू अगर 0 है यहाँ पे, तो कोई इंटरसेप्ट नहीं है वाई एक्सिस पे, तो बिल्कुल ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा ये ऐसा। स्लोप हो जाएगी रेट कांस्टेंट। इसमें हम बनाएंगे आर वर्सेस ए स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा x, y इज इक्वल टू एम एक्स। इसमें भी कोई इंटरसेप्ट नहीं है, ये भी सीधा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, m इज इक्वल टू के। ये तीनों इनके लिए ग्राफ हो गए रेट और कॉन्सेंट्रेशन के, क्या क्या स्ट्रेट लाइन किस किस के आते हैं ये आपको पता होने चाहिए। तीन ग्राफ और करेंगे बस, फिर से जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए। इस बार हम बना के देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के क्या क्या रिलेशन इनके थे। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारी जो इंटीग्रल रेट लॉ की जो इक्वेशन आई थी वो थी a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी आई थी। इसमें a को हमने रखा y पे, इसको रखा x पे, ये हो गया m, ये हो गया c। तो a वर्सेस t का, a वर्सेस t का फिर से स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, लेकिन इस बार स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो स्लोप अगर नेगेटिव है तो नीचे से ऐसे को जाएगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव ही है, ये ए नॉट, और स्लोप हो गई माइनस के। तो ए वर्सेस टी का फॉर जीरो ऑर्डर आता है ऐसे डिक्लाइनिंग। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के लिए एल एन ए बाई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी पढ़ा था, या फिर लॉग ए बाय ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी बाय 2.303, या फिर लॉग ए इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303, और ये माइनस लॉग ए नॉट इसको लिख सकते हैं उधर जाके प्लस लॉग ए नॉट। तो बाय एम एक्स और सी, लॉग ए को रखा y पे, x पे है t, स्लोप हो जाएगी नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो माइनस के अपॉन 2.303 हो जाएगी यहाँ पे स्लोप, और इंटरसेप्ट हो जाएगा लॉग ए नॉट। जब हम लॉग ए वर्सेस टी का ग्राफ बना रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर के लिए बहुत सिंपल था, 1/a माइनस 1/a नॉट इज इक्वल टू के टी। 1/a को y पे, t को x पे, तो 1/a
वर्सेस टाइम टी, ये इंटरसेप्ट सी, क्या आ जाएगा इसका? पॉजिटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट, कुछ ऐसा, 1/a0 और स्लोप रेट कांस्टेंट। तो ये 6 ग्राफ्स हमने कंपेयर कर लिए, लेकिन इन 6 से ज्यादा भी कोई ग्राफ हो सकते हैं जो क्वेश्चन में आ जाए। कुछ नहीं करना है, बस जो जो इक्वेशंस आपको पता है उसको आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म्स में जैसे जैसे उसे अरेंज करके लिख सकते हो, वैसे वैसे करके उसको ग्राफ पे आप प्लॉट कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे ग्राफ से रिलेटेड जो आए हैं PYQs 2019 means the given plots represent the variation of concentration of a reaction R with time for two different reactions, one और two, दो अलग अलग reactions हो रही हैं, तो उनके orders क्या होंगे? R is reactant here. C 0 और 1। एल की तो हमने बात ही नहीं करी थी जीरो ऑर्डर में, एल की बात कहाँ करी थी? फर्स्ट ऑर्डर में। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट ऑर्डर का है और ये वाला सेकंड ऑर्डर का है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ ऐसे डिक्रीज होती है, ए इज इक्वल टू A0 - KT वाले से। ये आर है, ये वाई एक्सिस पे दिया है टी पे, ये एक्स एक्सिस स्लोप इसकी नेगेटिव और ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। उल्टा बता दिया आपने, जीरो वाले को फर्स्ट बता दिया। तो ये फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, जिसमें एल ए की बात करी थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये वाला जीरो ऑर्डर का, ऑप्शन डी। ध्यान से देखने हैं क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। एक ये 2020 मेंस का PYQ ट्राई करो। ये रिएक्शंस हो रही हैं कुछ, ए से प्रोडक्ट P1 बन रहा है, बी से प्रोडक्ट P2, सी से P3, डी से P4। इनके ऑर्डर दे रखे हैं सबके A B C and D। उनको लॉग रेट वर्सेस लॉग कॉन्सेंट्रेशन में ऐसे प्लॉट कर रखा है। तो बताना है करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस। मतलब ऑर्डर का नंबर नहीं बताना, ऑर्डर का सीक्वेंस बताना है, कौन सा ऑर्डर बड़ा कौन सा ऑर्डर छोटा। सीक्वेंस बताना है ऑर्डर का, लॉग रेट वर्सेस लॉग कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, कोई भी ऑर्डर डिफाइंड नहीं है कि कौन किसका है। तो अगर एक हिंट में दूं तो आप शायद कर लो, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर। यही था हमारा जनरल रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर। अब लॉग रेट वर्सेस लॉग कॉन्सेंट्रेशन, तो लॉग रेट इज इक्वल टू लॉग के प्लस एन इंटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब ट्राई करो।
अब स्लोप से कंपेयर कर सकते हो, ये y एक्सिस पे है, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन x एक्सिस पे है, ऑर्डर इज m, लॉग k इज c। ऑप्शन सी बता रहे हो, ठीक है। m जो है वो ऑर्डर है, तो ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगी, तो जिसकी स्लोप ज्यादा उसका ऑर्डर भी ज्यादा। स्लोप ज्यादा किसकी है, सबसे ऊंचा कर्व किसका है, डी का, फिर नीचे आ रहा है बी, फिर आ रहा है ए, और सबसे कम स्लोप है सी की। तो ऑर्डर यही हो जाएगा डी बी ए सी। तो कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन डी, डी बी ए सी। उल्टा बता दिया अंशिका आपने। अगर स्लोप ज्यादा होगी तो ऑर्डर भी ज्यादा होगा। स्लोप ज्यादा मतलब कि कितना ऊंचा कर्व है, ऐसे कितना ऊंचा जा रहा है वाई एक्सिस की तरफ। आ गया समझ, ओके। तो जब भी ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चंस आए तो हमें बस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को कैसे भी करके उस इक्वेशन को उसमें लाना है। तो पहले हमने ये वाली इक्वेशन से हेल्प लेके उसको लॉग में कन्वर्ट किया, क्योंकि लॉग रेट वर्सेस लॉग कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ था। एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो। रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज दिस आफ्टर 10 seconds and rate after and this after 20 seconds, this after 30 seconds। ये वाला रुको, अभी दूसरा देती हूँ मैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज दिस, ये रेट कांस्टेंट दे रखा है, ये दे रखा है रेट, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। आंसर निकालने से पहले फॉर्मूला लिखना, मेरे को बताओ कि किस फॉर्मूला से आप इसका आंसर निकाल रहे हो। रेट है, रेट कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, तो किस फॉर्मूला को आप यहाँ लिखोगे इन तीनों को रिलेट करने के लिए। किस फॉर्मूला को या किस एक्सप्रेशन को। रेट इज इक्वल टू के पावर एम, कॉन्सेंट्रेशन, रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन। ठीक है, अगर ये लिख रहे हो तो एन की वैल्यू क्या लोगे। एन की वैल्यू अगर हमें नहीं पता तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। फॉर्मूला तो यही लगेगा, उसने यही तीनों चीजें दी हैं, लेकिन एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जब हमें ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्टली ऑर्डर ना दिया हो तब हम जाएंगे रेट कांस्टेंट के पास। रेट कांस्टेंट की क्या देखेंगे, यूनिट। यूनिट से पता लगाएंगे कि कौन सा ऑर्डर है। हमने कल की क्लास में एकदम एंड में किया था ये, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट अलग अलग ऑर्डर्स के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यूनिट्स लर्न करनी है, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली भी मतलब निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या है, मोल की पावर 1 - n आया था रेट कांस्टेंट की यूनिट में, ठीक है। मोल की पावर 1 - n, और जो भी पर सेकंड का था वो सब छोड़ो। मोल की पावर 1 - n को यहाँ पे कंपेयर कर लो इसकी यूनिट में। इसमें कोई भी मोल नहीं है, इसका मतलब मोल की पावर 0 है यहाँ पे। तो 1 - n क्या हो गया, 0। n क्या आ गया, फर्स्ट। 1 सेकेंड लगेगा बस ऑर्डर निकालने में आपको, वरना अगर आप यूनिट्स याद करना चाहते हो तो जा सकते हो, उस तरीके से भी करना। ये वाला रखो, क्योंकि कितनी चीजें याद करोगे, बहुत कुछ रखना होता है ये। तो 1 - n इज इक्वल टू 0, ऑर्डर आ गया फर्स्ट, तो हम ये लगा सकते हैं डायरेक्टली। रेट इज इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी, अब बताओ। कौन सा ऑप्शन,
ऑप्शन डी 0.8। गुड। 0.8 इंटू 10 की पावर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0.8। तो ऐसे करते हैं हम वो वाले क्वेश्चंस जिसमें हमें ऑर्डर ना दे रखा हो लेकिन रेट कांस्टेंट दे रखा हो, तो हम ऑर्डर जो है बता सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन और ट्राई करो। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, टाइम दे रखा है, देन द रेट कांस्टेंट इज। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, रेट कांस्टेंट पूछ लिया है, बाकी चीजें दे दी है और फर्स्ट ऑर्डर भी दे दिया है। ln a by a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। के बताना है तो के क्या हो जाएगा, 1/t ln a नॉट बाई ए, 1 टाइम इज 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट 800 बाय ए इज 50। इसको सॉल्व कर लो। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर या फिर 2 का स्क्वायर या फिर 2 की पावर 4। तो यहाँ पे 16 को अगर हम 2 की पावर 4 लिख ले तो 2.303/2 इंटू 10 की पावर 4, लॉग को ये लिख लिया तो 4 log 2 हो जाएगा। इसके ऊपर अगर लॉग लगाएंगे तो ये 4 बाहर चला जाएगा, 4 log 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू, और log 2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 0.301। अब इसको सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, रेट कांस्टेंट इसमें निकालना था। ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस ये जो दो रह गए बीच के 2-3, इनको हम कल ही कर लेंगे, और कल एक नया टाइप का क्वेश्चन भी देखेंगे और फिर हाफ लाइफ स्टार्ट कर देंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल आपकी रिवीजन क्लास भी होगी, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स उसमें कवर होगा। ठीक है, ओके बेटा, बाय।